हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर। इससे पहले हम अपना चैप्टर 18 अर्थक्वेक पूरा कर चुके हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, लास्ट के जितने भी चैप्टर हैं सारे जनरल से छोटे छोटे हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी जनरल सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर। सबसे पहले हमें दो टर्म्स के बारे में जानना है, जो है पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन। सो पॉल्यूटेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस। मतलब कि बेसिकली साइन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना उसे होना चाहिए था उससे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। इसका मतलब ये, जैसे मान लो एयर में सल्फर के पार्टिकल्स होते हैं। सल्फर आपने एलिमेंट पढ़ा है ना, सल्फर एस। तो मान लो सल्फर के पार्टिकल्स हैं, तो सल्फर के पार्टिकल्स अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर उनका प्रेजेंस, उनका अमाउंट बढ़ जाता है तो जो आसपास की जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सल्फर इज अ पॉल्यूटेंट। तो इसको हम कहते हैं, ये जो सल्फर है हमारे पास ये होता है पॉल्यूटेंट। जस्ट एज एग्जांपल सल्फर, क्लोरीन, ये सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो इन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, और ये जो फिनोमेना है पूरा, इसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स के बारे में। अलग अलग पॉल्यूटेंट्स जैसे CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब अभी आगे पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन, अभी हमने जो बात करी थी ये सिर्फ पॉल्यूशन की। अब एयर पॉल्यूशन एक पॉल्यूशन का टाइप है। पॉल्यूशन एयर होता है, लैंड होता है, वाटर होता है, नॉइज पॉल्यूशन, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ऐसे ही होता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या मतलब है? द कंटैमिनेशन ऑफ एयर। कंटैमिनेशन मतलब गंदा होना, एयर का गंदा होना बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस। अनवांटेड सब्सटेंस, वही अनवांटेड सब्सटेंसेस जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है किस पे? लिविंग थिंग्स पे भी और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी। लिविंग थिंग्स पे तो होता ही है। जैसे मान लो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं तो हमारी लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, आईज पे फर्क पड़ता है, स्किन पे भी फर्क पड़ता है। सिमिलरली नॉन लिविंग थिंग्स पे भी फर्क पड़ता है, जैसे कि जो मार्बल होता है या जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वो सब वीक हो जाती हैं अगर वो इनके कॉन्टैक्ट में आती हैं। ठीक है, वो अपनी शाइन लूज कर देती हैं। तो ये हार्मफुल होता है लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, और इसे ही हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। और जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो एयर को कंटामिनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। जो नॉर्मली किसी चीज को कंटामिनेट करते हैं उसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो अगर पर्टिकुलरली एयर की बात कर रहे हैं तो हम जोड़ देंगे एयर पोल्यूटेंट्स। इसके बाद कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है? तो फर्स्ट, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड केरोसिन। आजकल फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो है वो कोल और केरोसिन से निकल के या फॉसिल फ्यूल से निकल के एयर में चले जाते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। व्हीकल्स, आजकल बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल्स का यूज होने लगा है, व्हीकल्स का यूज होने लगा है सड़कों पे, और फैक्ट्रीज वगैरह से भी काफी स्मोक निकलता है या धुआं निकलता है जो एयर को पॉल्यूट करता है। और आजकल जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे डिवाइसेस मतलब सॉरी, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इन सब में से CFC गैस निकलती है, और CFC इज अ वेरी हार्मफुल गैस। ठीक है, ये एयर को पॉल्यूट करती है। तो अब एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है, यहाँ से एयर पॉल्यूटेंट्स की डिटेल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एयर पॉल्यूटेंट जो हमें पढ़ना है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। आपने पढ़ा होगा जब फ्यूल्स को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये बहुत ही पॉइजनस गैस है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है? व्हेन इनहेल्ड, जब हम इसे अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, इट कंबाइंस, ये ऐसा आएगा, इट, एक मिनट, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक नया कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स, आप बस नाम याद रखना, कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा हो गया कि जिसका फॉर्मूला सिंपल नहीं होता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब जो नॉर्मल हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन,
लेकिन ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आ गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आने से क्या हुआ, अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अब अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो क्या होगा? सफोकेशन एंड इवन डेथ। अगर ज्यादा लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते रहेंगे तो वो अनटाइमली, वो मतलब अल्टीमेटली डेथ होगी हमारी। उसके अलावा इसका ग्रोथ प्लांट्स पे भी होता है। ठीक है, अगर ये प्लांट्स इसके कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी पत्तियां वगैरह झड़ने लगती हैं। ठीक है, वो जल्दी से एज करने लगते हैं, सूख जाते हैं, तो ये प्लांट्स पे भी अफेक्ट डालता है। फर्स्ट पढ़ा हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स। कैसे बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? मेजर कॉज जो है इसका वो है पेट्रोल का जलना इन ऑटोमोबाइल्स। जब ऑटोमोबाइल्स मूव करते हैं तो जो मतलब जो पेट्रोल उसमें यूज हो रहा है उससे एक बाय प्रोडक्ट निकलता है और वो बाय प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो आप खुद सोचो, व्हीकल्स कितने ज्यादा अमाउंट में, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में सड़कों पर चलते हैं, तो हर किसी से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इन एयर इज हार्मफुल टू प्लांट्स। ये प्लांट्स पे डायरेक्ट असर करता है। ठीक है, बहुत हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रोक देता है या डिले कर देता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मतलब वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उस पे इफेक्ट डाल देता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मतलब इफेक्ट ऑन देयर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड। सेकेंड, इट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स। हमारे ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये अलग अलग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। ठीक है, ये अभी हमने दो पढ़ लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड है स्मोक। स्मोक नाम बता रहा है दो चीजों से मिलकर बना है, स्मोक और फॉग। जब स्मोक जिसमें ऑक्साइड OXIDS ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब NO2 NO ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो अलग एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ और फॉग के साथ कंबाइन होकर स्मोक बनाते हैं। बेसिकली ये सर्दियों में ही देखा जाता है। ठीक है, स्मोक में क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के जुड़े हुए कंपाउंड्स। ठीक है, वो जो स्मोक में प्रेजेंट है उसके साथ अलग एयर, थोड़े थोड़े एयर पॉल्यूटेंट्स थोड़े थोड़े अमाउंट में। और फॉग सर्दियों में आती है, इसलिए स्मॉग भी बेसिकली विंटर्स में आती है। तो जब ये सब कंबाइन होते हैं तो ये स्मॉग बनाते हैं। और स्मॉग का हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि इट लीड्स टू लंग डिजीजेस। इससे भी लंग डिजीजेस होती हैं, वही जो ऊपर होती थी, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। उस सॉरी उसके अलावा ये सनलाइट को अर्थ के अंदर आने नहीं देती। स्मॉग क्या करती है, ये इतना थिक ब्लैंकेट होता है एयर का कि ये सनलाइट को अंदर नहीं आने देती। और अगर सनलाइट अंदर नहीं आएगी तो जो प्लांट की नॉर्मल फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही केस है कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी प्लांट्स के लिए, इसीलिए उन पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। CFCs ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकलते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर जो ठंडा करने का काम करते हैं ना, उनसे निकलते हैं। तो ये CFC रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, फोमिंग एजेंट्स फोम वगैरह बनाने के लिए, सॉल्वेंट के केस में यूज होते हैं। दे डीकम्पोज अंडर द यूवी रेज ऑफ सन। मतलब यूवी रेज के, जब ये जो हमारा सन है वो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, तो हमारा जो सन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज फेंकता है। तो जब CFCs अल्ट्रा वायलेट रेज के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। अब इनका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये एक ही है लेकिन वो काफी मेजर है। क्या? कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है, मतलब हमारा जो, आपको पता हो हमारी जो अर्थ है इस पे सनरेज डायरेक्टली फॉल नहीं होती, वो ओजोन लेयर से फॉल होती है। ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर ये हार्मफुल इफेक्ट, जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको, उनकी पावर बहुत कम कर देता है। लेकिन अगर ओजोन लेयर नहीं होगी अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो जो सन की हार्मफुल रेज है वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आ जाएंगी, जिससे काफी ज्यादा डैमेज होगा। डैमेज क्या होगा कि वो हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं और हमारी आईज वगैरह को भी डैमेज होगा। ठीक है, causing harmful ultraviolet rays to enter the earth atmosphere, और these UV rays cause skin cancer and damages the eyes। तो CFCs बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि CFCs की वजह से ओजोन डिप्लीट होता है। ओजोन डिप्लीट हो गया तो डायरेक्ट यूवी रेज एंटर करेंगी,
यूवी रेज एंटर करेंगी तो स्किन कैंसर और आईज वगैरह डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट एसिड रेन। एसिड रेन तब होती है मतलब जब रेन वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह मिक्स हो जाते हैं वाटर वेपर्स के साथ। मतलब नॉर्मली रेन कैसे होती है, वाटर वेपर्स की वजह से, लेकिन कभी कभी जो अभी हमने ऊपर पॉल्यूटेंट्स पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब जो पहले प्योर वाटर नीचे आना चाहिए था, उसकी जगह पे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे आ रहा है, और इसी तरीके की रेन को हम कहते हैं एसिडिक, मतलब एसिड रेन कहते हैं। ये एसिड जो है, ये मतलब ये जो रेन है, सॉरी, ये जो रेन है ये एसिडिक हो जाती है और इसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि स्टैचूज या फिर जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो मार्बल के बने होते हैं पर्टिकुलरली, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ताजमहल, ठीक है, तो एसिड रेन इन जैसे मॉन्यूमेंट्स पे या इन जैसे स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जैसी एसिड रेन इनके ऊपर पड़ती है तो ये कोरोड हो जाते हैं। जैसे आयरन की रस्टिंग मेटल्स होते हैं ना, कोरोड होते हैं, वैसे ही मार्बल और ये लाइमस्टोन भी कोरोड हो जाते हैं जब इनके ऊपर एसिड रेन गिरती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है व्हाट इज मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर क्या है कि जब स्टैचूज और स्ट्रक्चर्स के ऊपर एसिड रेन गिरती है तो वो कोरोड हो जाते हैं। और कौन से स्टैचूज और स्ट्रक्चर, जो मार्बल और लाइमस्टोन से बने हैं। तो जो मार्बल और लाइमस्टोन से जो स्ट्रक्चर बने हैं, ये उनके ऊपर एसिड रेन गिरती है तो वो कोरोड हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं मार्बल कैंसर। उसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो अपनी शाइन लूज कर देते हैं जब वो एसिड रेन के इफेक्ट पे, मतलब जब उन पे एसिड रेन गिरती है तो उनकी शाइन वगैरह लूज हो जाती है। उसके अलावा जब ये सॉइल पे गिरते हैं तो सॉइल से ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये ले जाते हैं, ठीक है, सॉइल से पास करते वक्त ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले जाते हैं। एंड फोर्थ, जब ये पानी में गिरते हैं लेक्स वगैरह में या रिवर्स में, तो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, वाटर को एसिडिक बना देते हैं, जिससे उसके अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो खराब, मतलब वो इफेक्ट पड़ता है उसमें। ठीक है, अब इसके आगे का हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।